मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें। आज युवा समाजवादी की तरफ से प्रेस मीटिंग या प्रेस मीट को रखने का एक प्रोग्राम रखा गया है। मैं तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए और हमारी बातों को आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की हम लोग कोशिश करेंगे आपके ज़रिए। सबसे पहले तो अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए शहरियान को ये बखूबी पता है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से नागपुर में सरमाई अजलास जारी था, जो कि कल ख़त्म हुआ, जिस पर महाराष्ट्र भर से अलग अलग रुकन असम्बलीज़ ने अपनी अपनी बात रखी और अपने अपने सवालात लगाए और सरकार से उसके जवाब हासिल करने की कोशिश की। इसमें कई बिल भी आए और काफ़ी डिस्कशन हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन 7 दिन चला, जिस पर बहस जो है 72 घंटे 35 मिनट हुई अलग अलग एमएलएस के ज़रिए और अलग अलग मिनिस्टर्स के ज़रिए। अबू आसिम आज़मी साहब की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जून के महीने में जो सेशन हुआ था मुंबई में, तब उन्होंने एक बिल पेश किया था। वो बिल मुस्लिम मुखालिफ सियासत और महाराष्ट्र भर में जो मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है और एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है गुज़िश्ता कुछ सालों से और कुछ महीनों से, उस पर उन्होंने सरकार की तवज्जो दिलाई थी और ये डिमांड की थी उस बिल के ज़रिए कि इस तरीके का मुस्लिम मुखालिफ सियासत करने वालों के ख़िलाफ़, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ और जितनी भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं मुल्क भर की, उनके ख़िलाफ़ में सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर अगर कोई नाज़ेबा कलमात अदा करता है या फ़ोटो वीडियो बनाता है तो इसके ख़िलाफ़ में कानून की सख्त दफ़ात लगाकर, यूएपीए और दीगर सख्त दफ़ात लगाकर इन पर कार्रवाई की जाए। ऐसा उस बिल के ज़रिए उन्होंने डिमांड की। उन्होंने अपनी बहस लगभग 7 दिनों के अंदर 26 मिनट और 27 सेकंड की, जिसमें से रात में 9:30 और 10:30 बजे तक उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। मैं बात करूं रईस शेख साहब की, जो भिवंडी के एमएलए हैं, उन्होंने गुटखे और नशा और अद्वियात के ख़िलाफ़ में सेशन में बात रखी थी। सेशन ख़त्म होने से पहले सोशल मीडिया पे और अखबारात में हमने देखा कि भिवंडी के अंदर नशा और अद्वियात का व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। उन्होंने सेशन में कहा कि भाई छोटे धंधे से ज़्यादा बड़े धंधे वाले इस धंधे में मुलव्विस हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ असेंबली सेशन के अंदर 2 अहम सब्जेक्ट पर भी बात हुई, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट था रीजनल डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर। रीजनल डेवलपमेंट के ताल्लुक से मैं बता दूं कि शहर के ताल्लुक से जब मुकामी हमारे एमएलए साहब सेशन के लिए रवाना हो रहे थे तो अखबारात की सुर्खियां, अखबारात के फ्रंट पेजेस पे खबर आई थी। क्या खबर आई थी कि शहर में अंडरग्राउंड के नाम पर जो भ्रष्टाचारी हुई है, इसके ख़िलाफ़ में मैं आवाज़ असेंबली में उठाऊँगा। जो आवारा कुत्तों के ताल्लुक से हादसात पेश आ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँगा। और जो जिनसी ज़ातियाँ बच्चों के साथ में हो रही है महाराष्ट्र भर में और बिलखुसूस मालेगांव और अतराफ़ में, इस ताल्लुक से मैं आवाज़ उठाऊँगा। मगर एमएलए साहब ने, जब ये सब्जेक्ट ऑलरेडी था तो भी मुकामी एमएलए ने इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। अगर कहा होता तो अब तक मीडिया में आ जाता, मगर कुछ नहीं आया। इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का जो मैं कह रहा हूँ, ये विषय भी था, मगर एमएलए साहब ने लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से जो विषय था इसके ऊपर भी वो नहीं कुछ बोला उन्होंने। हाँ, इतना ज़रूर किया कि असेंबली की पायत्री पे खड़े होकर कोई बच्ची का फ़ोटो लेकर, बैनर लेकर खड़े होकर उन्होंने मीडिया में बाइट दी। मीडिया में बाइट तो कोई भी दे सकता है, सबको बोलने की आज़ादी है। एमएलए को हमने क्यों चुन कर दिया था कि वो असेंबली के हॉल में जहां बिल बनते हैं, जहां बहस होती है, जहां सरकार की तवज्जो दिलाई जाती है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये हो रहा है, वहां एमएलए साहब मैं समझता हूँ गैर हाजिर थे। अब उनको मौका नहीं मिला या वो खुद से मौका नहीं लेना चाहते थे, ये अब उनके सामने एक सवाल है। दूसरा, डिबेट शक्ति एक्ट पर भी डिबेट हुई, टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिया गया था। अब ये शक्ति एक्ट क्या है,
ये शक्ति एक्ट है, पॉस्को और दीगर जो संगीन मामलात हैं इसको फास्ट ट्रैक में चलाए जाएं और जल्दी इस पर फैसले किए जाएं, और जो मामलात देर होते हैं इसमें कैसे जल्द अज जल्द लोगों को इंसाफ मिले, इस ताल्लुक से शक्ति एक्ट था। जो मालेगांव के पॉस्को के जो मामलात हैं और बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मामलात हैं इससे रिलेटेड था, मगर हमारे एमएलए मौसूफ यहाँ भी खामोश थे और गैर हाजिर थे। ये भी एक बात शहरियान को समझने वाली है। दूसरा, वेलफेयर एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए था। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने खुद कहा कि 32,033 केसेस सिविल हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने वाले हुए, जिसमें ज़्यादातर शिकार जो है वो बच्चे हुए। तो ये वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी का इशू था। इस बहस के ताल्लुक से, इस पॉइंट के ताल्लुक से उनको बोलना चाहिए था, जो ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कशन के लिए आया हुआ था, मगर एमएलए साहब ने नहीं बोला। दूसरे एमएलए ने इसके अंदर हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ मालेगांव में बढ़ते जो जुराइम के ताल्लुक से उन्होंने कहा था, अखबारात के अंदर रिपोर्ट आई थी कि मैं नशा और धंधा करने वालों के खिलाफ मैं सेशन में आवाज़ उठाऊंगा, ये कुत्तों के जो मासूम बच्चे को कुत्तों ने काटा इसके ताल्लुक से आवाज़ उठाऊंगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में जो दवाओं का शॉर्टेज हुआ था, इन्होंने कहा था मैं इस ताल्लुक भी असेंबली में आवाज़ उठाऊंगा। जमीयत के दफ्तर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी तब बोला गया था कि हम LAQ लगाएंगे, लक्ष्य विधि लगाएंगे, मगर वो भी सिफर अगर लगाए होते तो अभी कुछ दिखा होता सोशल मीडिया और अखबारात में। एमएलए साहब एक एमएलए होने से पहले एक मजहबी शख्सियत है। इनकी पूरी ज़िंदगी अगर हम उठा के देखें तो मज़हब के ऊपर है। इन्हें ये मस्जिद के इमाम हैं, ईदगाह के इमाम हैं, मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं। आज मदारिस पे इतनी आफत आई हुई है कि हम उम्मीद करते थे, शहर के नौजवान बुज़ुर्ग माए बहनें और शहर के तमाम वोटर से उम्मीद कर रहे थे कि ये जिस नाम से चुन कर आते, जिस पार्टी के नाम से चुन कर आते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मोमिनीन और मुस्लिमीन की बका की बात करते, उनके हुकूक की बात करते असेंबली सेशन में, मगर ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिला। शहरियान बिलखुसूस नौजवान इस ताल्लुक से उनको बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे कि ये शहर असेंबली के सेशन में आवाज़ उठाएंगे, मगर बिल्कुल भी ऐसा कुछ देखने को नहीं आया। हाँ, अबू आसिम आज़मी साहब ने इस ताल्लुक से बिल पेश किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जो एक आलिम को एक ज़्यादा तो इनकी समझ में आने वाली बात थी कि जो मस्जिद से भोंगे उतारने वाली बात है, जो गृह मंत्री ने भी अपने बयान में अंदर बोला सेशन के अंदर कि हमने इतने हज़ार भोंगे निकाल लिए, तो ये कहाँ थे? इनका काम था लफ्ज़ों के ज़रिए डेमोक्रेटिक तरीके से हॉल के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत चल रही है वहाँ पे अपनी बात रखने। उनका मुंह नोचने का काम था लफ्ज़ों के ज़रिए जमहूरी अंदाज में, मगर इन्होंने नहीं किया। शहर का नौजवान और शहर के वोटर बड़ी ही क्या कहते हैं उसको इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, मगर ये नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं अंडरग्राउंड का ताल्लुक से भी आवाज़ उठाऊंगा, शहर में हो रहे अंडरग्राउंड काम के ताल्लुक से और उस पर भ्रष्टाचारी के ताल्लुक से, मगर ये ज़ीरो रहे। उसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा पिछले साल से जो चल रहा है SIT और जन्म दाखिले का, इस ताल्लुक से भी उन्होंने कहा था कि मैं असेंबली में आवाज़ उठाऊंगा। लगभग 300 कितने हैं वो फिगर 3400 लोगों के जन्म दाखिले रद्द होने वाले हैं। उनके ऊपर मतलब उनके आधार कार्ड और वो सब जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब कैंसिल होने वाले हैं। कई लोगों ने इनमें से पासपोर्ट बना लिया, हज और उम्रे की सादतें हासिल कर ली। अब बताइए, अगर उनका जन्म दाखिला कैंसिल होता है तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनता है जन्म दाखिला, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर सरकार या कॉरपोरेशन या तहसीलदार कलेक्टर अगर ये जन्म दाखिला ही अगर रद्द कर देंगे तो फिर आगे हालात SIR आने वाला है, हम कैसे अपनी शहरियत को साबित करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। शहरियान को इस ताल्लुक से बिल्कुल संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। और MLA साहब जब आए शहर में या आ गए होंगे तो इनसे पूछने की ज़रूरत है कि SIT के ताल्लुक से जो सबसे अहम मुद्दा हमारे सामने था, इस ताल्लुक से आपने क्या किया? अगर किया तो बताओ। ये बताने से कासिर है, नहीं बता सकते। अभी आप देख लीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट का मामला है बर्थ वाला, अभी इससे पहले योगी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि इनके हम आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट भी रद्द करेंगे। अब जब ये रद्द हो जाएंगे तो इनकी शहरियत मशकूक हो जाएगी। जब शहरियत मशकूक होंगी तो फिर क्या होगा? डिटेंशन सेंटर।
और एक घर का एक फ़र्द अगर मशकूक हो गया तो पूरा ख़ानदान उसकी जद में आ सकता है। आगे SIR होगा, पूरा ख़ानदान इसकी जद में आ जाएगा। कौन होगा इसका ज़िम्मेदार? हमने माजी में भी कहा था कि जो ठीक है कैंसिल हो रहे हैं जो जन्म दाखिले, इसको बनाने की क्या प्रोसीजर है लोकल बॉडी के पास और कलेक्टर और तहसीलदार के पास, मगर तब भी कॉरपोरेशन के ज़रिए हमको कोई जवाब नहीं मिला था। आज शहर का नौजवान इनसे पूछ रहा है कि आपने इस ताल्लुक़ से क्या किया। असेंबली में अगर कोई आवाज़ उठाई हो तो आप शहरियान के सामने रखें। आखिरी में मैं आपके ज़रिए शहरियान की आवाम से शहरियान से अपील करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि देखिए, हम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपसे मुखातिब मीडिया के ज़रिए शहरियान से मुखातिब हैं, हम किसी के पर्सनल दुश्मन नहीं हैं। MLA साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो हमारे असल इश्यूज़ हैं अगर वो ही उठाने से कासिर है तो फिर तो हम बोलेंगे इनको, और पूरी ताकत से बोलेंगे। सिर्फ इसलिए कि वो एक आलिम है, उनकी इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह है। हम एक आलिम और एक मुफ्ती के ख़िलाफ़ नहीं, मगर एक MLA के ख़िलाफ़ जो वादे करके गए और अगर उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, जिनकी उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, तो हम पूरी ताकत से उनसे सवाल करेंगे और मुतालबा करेंगे कि इसका जवाब दो। तो समाजवादी पार्टी, युवा समाजवादी पार्टी क्या इस मुद्दे को लेके आवाम को समझाएंगी या फिर कुछ एहतजाज करेंगी क्या? देखिए, हमारे प्रोग्राम में है कि जो शहर के अहम मुद्दे हैं वो समाजवादी युवा विंग की तरफ से हम लोग शहरियान के बीच में जाकर उन इश्यूज़ पर, उन मुद्दों पे बात करेंगे और किसी को टारगेट करने का काम नहीं करेंगे। हम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि हमारे मसाइल क्या है और उनको हल कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है। ये हमारे ज़रिए हम आवाम के जो दिलों की बात है, जो आवाम के जहनों की बात है, वो अपनी ज़बान से आमदार के MLA साहब के सामने रखेंगे और जो सत्ता में बैठे इनके सामने रखेंगे और उसका जवाब का मुतालबा करेंगे। अबू आसिम आज़मी का और मुफ्ती इस्माइल का आपने कंपैरिजन करके बताया, आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या ये जो शक्ति पे बोलना चाहिए था, शक्ति भी बोलना चाहिए था, ये बिल पे बोलना चाहिए, क्या ये उस वक्त हाउस में हाजिर नहीं थे या फिर इनको पता ही नहीं चला कि ये ऐसा भी हो सकता है? पता नहीं चला ये तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ महासभा होती है तो बाकायदा एजेंडा निकलता है, तो असेंबली सेशन में भी क्या क्या विषय लिए जाएंगे ये एक असेंबली के मेंबर को पता होता है। मगर देखिए, जब करने वाला के अंदर दिलचस्पी होना तो वो करता है, जिसके अंदर दिलचस्पी ना हो तो फिर उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। जहाँ तक आपने अबू आसिम साहब की बात की, तो अबू आसिम साहब ने उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई। अब उसके अंदर कम से कम वो जो बिल लाए तो डिस्कशन टॉपिक जब डिस्कशन हो रहा था तब तो MLA साहब ठीक है बिल आप नहीं ला सके, आपसे ठीक है इतनी उम्मीद तो नहीं है हमको कि आप कोई बिल पेश करेंगे, मगर जिन्होंने लाया है वो आपकी अपनी मुस्लिमीन और मोमिनीन से रिलेटेड था ना, आपको कहना चाहिए था। मगर बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो वादे किए जाते हैं हमसे वो बिल्कुल पूरे नहीं होते। इलेक्शन के वक्त अच्छाई और बुराई की बात की जाती है, सेशन के अंदर जब पूरे महाराष्ट्र में बुराई हो रही है और एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है तब MLA साहब खामोश है। तो यहाँ की बुराई बड़ी है या वो वाली बुराई बड़ी है, ये सवाल शहरियान ने इनसे करना चाहिए।